हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज है हमारा डे 2 हमारी 25 डेज़ की जर्नी का यूके ट्रिपल एस सी एडीओ एग्ज़ाम के लिए। हमारे आज के टारगेट्स हैं ये, और इसके बाद जो 50 एमसीक्यूज़ आएंगे वो इन्हीं टॉपिक्स के में फॉलो करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक मॉडल्स एंड थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। आई होप हमने थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लिया होगा अभी तक। ठीक है, डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक, फिर उसके बाद है इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन चेंज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेचर रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडियन फॉरेन ट्रेड। इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया 2023 पढ़ लेना। ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हूँ क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी, और अभी मेरे को 3:30 से फिर से काम करना है। तो क्योंकि कमिट किया था ना मैंने कि 25 डेज़ तक हर दिन वीडियो आएगी, सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आए। तो हम चलते हैं अब अपने एमसीक्यूज़ पे, एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आते हैं ना, इट लिटरली मोटिवेट्स मी। और अभी मैं थोड़ी देर पहले एमसीक्यूज़ ही लिख रही थी, मतलब एमसीक्यूज़ नहीं, वन लाइनर्स, तो वही सारी चीज़ें, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। और आपका रिवीजन भी होते रहे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जब थ्योरी पढ़ते हैं ना तो समझ में भी नहीं आ रहा होता कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो वी फील लाइक कि अच्छा हाँ इसका ये रिलेशन था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द हार्वर्ड डोरमर मॉडल एम्फसाइज द रोल ऑफ विच फैक्टर्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कौन से फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? ये करते हैं सेविंग रेट एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, देन वी हैव द सेकेंड, क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी प्राइमरीली फोकस ऑन द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय, किस पे? स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिमिनाइजिंग रिटर्न्स। ठीक है, जो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी होती है ना, उसका प्राइमरी फोकस यही होता है कि स्कैरसिटी ना हो नेचुरल रिसोर्सेज की और डिमिनाइजिंग रिटर्न। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, नियोक्लासिकल ग्रोथ थ्योरी एज एग्जाम्प्लिफाइड बाय द लोअर मॉडल नहीं है ये, आई थिंक ये दो लोगों के नाम है और एक की एक कास्ट है। हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ विच फैक्टर्स फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। कौन से फैक्टर्स को? ये है टेक्नोलॉजी प्रोसेस। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, द कंसेप्ट ऑफ टेक ऑफ स्टेज इन रॉजवर्थ मॉडल इज करेक्टराइज्ड बाय। आई थिंक चौथी स्टेज है ना उसकी, टेक ऑफ। तो इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है? इसका है रैपिड ग्रोथ इन लिमिटेड नंबर्स ऑफ सेक्टर्स। Fine, it is rapid growth in limited numbers of sectors. Then we have fifth question, a high population growth rate in developing economy can potentially lead to, कहाँ लेके जाएगा ये हमें? strain of resources and infrastructure. Then we have question number 6, a declining child dependency ratio in the country population structure can lead to, अगर चाइल्ड रेशियो डिक्लाइन हो रहा है तो क्या होगा? इसका मतलब है अ डेमोग्राफिक डिविडेंड विथ अ लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा पॉपुलेशन के बीच में। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, द लैंडलॉक ग्राफिक रीजन्स में फेस कंसिस्टेंट प्राइमरी रिलेटेड टू, किससे रिलेट करेंगे ये? एज ऑफ एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। Then we have the availability of abundant natural resources in the country can contribute to economic development by, अगर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है तो इससे क्या होगा? प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट अर्निंग। डेफिनेटली तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द क्लाइमेट चेंज कैन एक्ट एज अ जोग्राफिक कंस्टेंट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय लीडिंग टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड रिसोर्सेज स्कैरसिटी। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना तो उसके ड्रॉबैक्स भी तो होंगे। इससे क्या हो सकता है? रिसोर्स की स्कैरसिटी हो सकती है, वेदर काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस पे जा सकते हैं जैसा आजकल हो रहा है। कभी बहुत बारिश हो रही है, कभी बादल फट जा रहे हैं, कभी लाइक कहीं पे बिजली गिर जा रही है, कभी बहुत तेज़ ज़्यादा धूप हो रही है। तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना इसमें। ठीक है, नाउ द 10th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। डेफिनेटली सोलर एनर्जी से बेस्ट एग्जाम्पल और क्या ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज, द अनसीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज अक्रॉस इंडिया कैन लेड टू, इससे क्या होता है?
रीजनल डिस्पार्टेशन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यही होता है ना, क्योंकि हर स्टेट के नेचुरल रिसोर्स अलग अलग हैं, तो रीजनल डिस्पार्टेशन हो जाता है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12. द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इम्प्लाइज. अगर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ सही से होगा तो इसका मतलब क्या है, मीटिंग और सस्टेनेबल जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब है कि हम अभी जो खर्च कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट हम फ्यूचर वालों के रिसोर्सेज बर्बाद ना करें. मतलब अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फाइन, लेकिन फ्यूचर वालों के लिए भी कुछ बचना चाहिए. हम इस हिसाब से रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. अब इसको इंग्लिश में बोलें तो मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अवेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. ऐसा ना हो कि हम सभी यूज़ कर लें बाद में ख़त्म ही हो जाए बिल्कुल ही, जैसे कोल और पेट्रोलियम का हाल हो रहा है. तभी तो हम CNG पे शिफ्ट कर रहे हैं. आई होप आपने ये चेंज देख लिया होगा कि अब पेट्रोलियम पे भी CNG वाले, जैसे पहले पेट्रोल के टैप होते थे, अब CNG के भी लग गए हैं. और गवर्नमेंट भी इन्फोर्स कर रही है कि CNG वाली व्हीकल लो, CNG वाली कार्स लो, स्कूटीज़ लो या बाइक्स लो. तो लेट मी नो कि आपको CNG के बारे में और क्या क्या पता है, और आपको क्यों लगता है कि हम इस पर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है ना. जो हमारे पास तो है भी नहीं, वैसे भी हम इम्पोर्ट करवाते हैं, है ना. तो ये अब देखो 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफॉरेस्टेशन कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय. रिफॉरेस्टेशन आपको पता है, आई थिंक डिफॉरेस्टेशन आपको पता होगा कि जब पेड़ काटते हैं बहुत बड़े अमाउंट में, और रिफॉरेस्टेशन होता है जब हम पेड़ उगाते हैं. पता है, मुझे बहुत टाइम तक डिफॉरेस्टेशन तो पता था, बट मेरे को रिफॉरेस्टेशन नहीं पता था. एक बार मेरी मैम ने क्लास में पूछा तो मैं ब्लैंक हो गई कि अरे ये क्या हो गया, ये नया टर्म कहाँ से आ गया. कभी कभी होता है ना, हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं करता. जबकि मुझे डिफॉरेस्टेशन बहुत टाइम से पता था. आई थिंक मैंने 9th में ये फर्स्ट टाइम सुना था कि डिफॉरेस्टेशन जैसा कुछ होता है, या मे बी शायद 7th 8th. बट हाँ, 9th में मुझे कन्फर्म पता था. बट एक नया टर्म याद कर लो, रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ उगाना. ठीक है, तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा, इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा और लॉस होगा बायोडाइवर्सिटी में. आई थिंक आपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा, राइट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वाटर स्कैर्सिटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पजेस आर चैलेंज टू. देखो, कहीं पे पानी की कमी होती है तो बेसिकली हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट. देन वी हैव 15th इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्राइमरीली फोकस ऑन. किस पे फोकस करता है ये, एम्फसाइज. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किस पे फोकस करता है, इंश्योर द स्किल एंड नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, किसके ऊपर करेगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, इसमें अपने आप इंडिविजुअल ले आना, आप खुद को ही ले आना. हमें किस पे काम करना चाहिए, अपनी स्किल्स पे, अपनी नॉलेज पे, अपनी कैपेबिलिटी पे. ठीक है, क्योंकि हमको भी पता है कि जो स्किल्स अभी हमें आती है हमें टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा. जैसे आजकल AI के कोर्सेज काफ़ी चल रहे हैं, मैनेजमेंट विद AI, अकाउंटिंग विद AI, HR विद AI. मतलब आपको पता है कि आपको टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे. स्किल डेवलपमेंट इज, आपने डिग्री कर ली है, आई वोंट से कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डिग्री से जो नॉलेज आपको मिलती है वो कहीं से भी नहीं मिलती है. जेन्युइनली कॉलेज लाइफ टीचेज यू मैनी थिंग्स एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल एग्री विद इट. जब आप 12th में थे तो आपको डर लगता होगा लोगों को फेस करने में, या बहुत सारी चीज़ों में अपफ्रंट होके बोलने में, स्पीचेस देने में. मेरे को नहीं लगता था, क्योंकि मैं डिबेट में अच्छी थी. मेरी मम्मी मुझे बहुत पुश करती थी, मेरे पापा भी मेरे को बहुत कॉर्पोरेट करते थे कि जाओ स्टेज में जाके बोलो. तो मेरे को बचपन से ही आदत है. बट बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के अंदर फियर होता है कि सामने वाला क्या ही सोच लेगा. तो इस फियर को हटाने के लिए कॉलेज लाइफ आई थिंक बहुत सही रोल प्ले करती है. उसमें हम बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, एकदम हमारा ड्रेसिंग सेंस भी चेंज हो जाता है. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस कि हम 12th क्लास में क्या ही बन के जाते थे, और कॉलेज लाइफ के बाद हम लोगों में आई थिंक सेंसिबिलिटी आई होगी, ड्रेसिंग सेंस, हमें लोगों से बात करना आया कि कौन सी चीज़ कैसे करनी चाहिए, प्रेजेंटेबल कैसे दिखना है, किससे क्या बात करनी है. फिर हम अपने लोगों को चूज़ कर लेते हैं कि दीज आर माई फ्रेंड्स. हमें पता लग जाता है कलीग्स कौन है, फ्रेंड्स कौन है ना. सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. तो ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एंड लेट मी नो कि आपका क्या चेंजेस आया, आपने अपनी कॉलेज लाइफ से क्या सीखा है. ठीक है, क्योंकि होते हैं चेंजेस, वी वॉन्ट डिनाई कि कॉलेज लाइफ हमारे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है. ग्रेजुएशन तो मस्ट है ना, फिर आपको मास्टर्स करना है या नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है. बट आई विल टेल यू वन थिंग, एक बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड का टेस्ट ज़रूर कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि लोग भागते क्यों हैं कॉर्पोरेट लाइफ से. बट हाँ,
आई टेल यू वन मोर थिंग, कॉर्पोरेट लाइफ में जो ग्रोथ और जो स्किल डेवलपमेंट और जो पैसा मिलता है वो गवर्नमेंट उसमें नहीं मिलता है. हाँ, गवर्नमेंट जो जॉब है वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है. आई वुड से कि चलो आपने कंपटीशन निकाला है, बट गवर्नमेंट में जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत, मतलब आपको पता है कि 5 साल बाद ही आपको प्रमोशन मिलेगा. अब आप रॉकेट उड़ा लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा. लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि आपके परफॉर्मेंस बेस पे आप जज होते हो. ये ड्रॉबैक भी है और मेरिट भी है. लेट मी नो कि आप किस सेक्टर में वर्क करते हो या आप कहाँ जाने की सोच रहे हो. फिलहाल अभी एग्जाम पे फोकस करते हैं. थोड़ा सा किधर इधर उधर निकल गए थे, वापस आ जाते हैं टॉपिक में. ठीक है, तो ये इनहेंसिंग द स्किल, नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय. Investment in education contributes to economic growth by increasing the productivity and efficiency of labor. Education क्या मतलब क्या चेंजेस लाता है हमारे अंदर? हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, राइट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इम्प्रूव हेल्थ केयर आउटकम इन द कंट्री कैन लेड टू. अगर हमारा हेल्थ केयर अच्छा होगा तो इससे क्या होगा? हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और मोर प्रोडक्टिव वर्क फोर्स आ जाएगी, राइट. नाउ वी हैव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एम्स टू, जो आजकल चल नहीं रहा है, स्किल इंडिया, राइट. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेट्स टू इक्विप इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक वोकेशनल एंड टेक्निकल एबिलिटी. देखो, जैसे आईआईटी का अगर आपने नाम सुना है तो आईटीआई का भी सुना होगा. उसमें आपको स्पेसिफिक स्किल सिखाई जाती है. वो एक ईयर का डिप्लोमा होता है, उसके बाद आप जॉब करना स्टार्ट कर देते हो. तो वो स्पेसिफिकली स्किल बेस्ड है, राइट. तो ऐसे ही वाले, या फिर अगर आप कंप्यूटर डिप्लोमा करते हो या आपने कुछ भी किया है तो उससे क्या आपको पता है कि 1 साल बाद आप इस स्किल के बेस पे जॉब कर सकते हो. ठीक है, तो ये हैं स्किल प्रोग्राम्स. कि आपको कोई मशीनरी आती है, आपको कोई पेंटिंग आती है. क्योंकि उत्तराखंड में मैंने देखा है आजकल बहुत सारे लोगों ने वो स्टार्ट किया है, वो थाली बना के बेच रहे हैं. कुछ गलत नहीं है उसमें, इट्स गुड. कोई कैंडल बना के बेच रहा है. इंस्टाग्राम पे आई सॉ कि हाँ, क्योंकि हमारा वो कुमाऊनी कल्चर, मैं खुद भी कुमाऊनी हूँ और मैं पहाड़ी हूँ. तो मतलब उसमें वो थाली नहीं होती जो दिवाली के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बिकती है, उसमें वो रेड और वाइट कलर से पेंट किया होता है. तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, आई थिंक 1-2 जनों को, तो वो लोग बेच रहे थे एंड इट वाज गुड. आई थिंक कॉस्ट भी अराउंड 700 थी. आई थिंक ये वाली क्रिएटिविटी तो घर घर पे है, मतलब क्योंकि हम सबके घर में एक जना ऐसा होता है जिसकी ड्राइंग बढ़िया होती है, और मेरे घर में वो मैं ही हूँ. आई विल शो यू, अभी दिवाली आने वाली तो आई विल शो यू जब मैं मंदिर लिखूँगी, तो आई विल शो यू. और धेली भी जब लिखूँगी तो. एंड आई थिंक मेरे चैनल पे वीडियो भी अपलोडेड होंगी जो मैंने पिछली बार लिखा था, तो यू कैन वॉच दैम. बट मतलब स्किल्स का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे हम पैसे कमा सकते हैं. और प्लीज़ अपनी एक स्किल पे काम ज़रूर करना. और लाइफ में आपके पास एटलीस्ट 2 इनकम के सोर्स होने चाहिए. एक तो आपकी जॉब होगी, वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, या आप किसी भी एग्ज़ाम में हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए. ड्राइंग होनी चाहिए या डांस पसंद है आपको. मैं ये नहीं कह रही हूँ इंस्टाग्राम पे रील बनाओ, मुझे खुद भी पर्सनली पसंद नहीं है रील्स, जेन्युइनली. बट ऐसा कुछ है जिससे अर्निंग हो सकती है तो गो फॉर इट. और आजकल तो लोग यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं. लेट मी नो कि आप क्या करते हैं पढ़ाई को छोड़ के और भी कुछ, क्योंकि स्किल्स की बात हो रही है. तो लेट मी नो व्हाट डू यू पीपल डू. और कुछ चीज़ें मैं भी सजेस्ट कर सकती हूँ. सो कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना है या ऐसे करके कुछ है. चलो अब वापस आ जाते हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे. ठीक है, 18 पे पहुंच गए हम. ये आया बढ़िया क्वेश्चन. द कंसेप्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन रेफर्स टू. ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है? द माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ कंट्री. 12th के बाद बच्चे चले जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद चले जाते हैं, कोई मास्टर्स के बाद पीएचडी यहाँ से नहीं करना चाहता. वो आपको सब रीजंस पता होंगे, आप सब बहुत नॉलेजेबल हो. तो ये ब्रेन ड्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, राइट. वो पढ़ के यहाँ से जाते हैं बट सर्व किसी और कंट्री में कर रहे होते हैं. जितने भी आप सीईओज देखोगे ना टॉप कंपनीज के, सब इंडियन है, सब, या फिर इंडियन ऑरिजिन से है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज इंडियन फॉरेन ट्रेड प्राइमरीली इन्वॉल्व द एक्सपोर्ट ऑफ. हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? देखो, द डाइवर्स रेंज ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. The main object of Indian foreign trade policy 2023 is likely to include enhancing export competitiveness and economic growth. ठीक है. नाउ WTO, इसके क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे इसके.
द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद, ये क्या कंसर्न करती है? रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड अलॉन्ग मेंबर कंट्रीज, कि वो सबके सब इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज को फॉलो करें. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 23. अ की प्रिंसिपल ऑफ WTO इज, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट. मतलब कि यह कि किसी को भी ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं देते, राइट? कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होता. ऐसा नहीं है कि किसी को अलग ही इंपॉर्टेंस मिल रही है नेक्स्ट लेवल की और हमको पूछ ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होता. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज द इम्पैक्ट ऑफ WTO एग्रीमेंट ऑन इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बीन सब्जेक्ट टू डिबेट विद कंसर्न राइज्ड अबाउट. अच्छा, जो मैं बोल रही हूँ ना, पता नहीं मैं फास्ट बोल रही हूँ या जल्दी बोल रही हूँ, लेट मी नो कि मुझे पॉज करके बोलना चाहिए या फिर ठीक है. बट आप भी वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चंस को एक बार खुद से पढ़ोगे ना तो इट विल हेल्प यू. आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन के साथ आंसर्स यहीं पे ही मिल रहे हैं, तो प्लीज़ सही से करना. दीज आर इम्पॉर्टेंट. एटलीस्ट आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और क्वेश्चन कहीं ऊपर से बन के तो आएंगे नहीं, है ना? सो वापस आ जाते हैं इसी पे. द नीड टू अलाइन डोमेस्टिक पॉलिसीज़ विद ग्लोब ट्रेड रूल्स. ठीक है. और हाँ, मुझे एक और चीज़ आप लोगों से पूछनी है. मेरे को ना एक चीज़ बता दो कि मैं फ़ोन स्टेबल कैसे रखूँ, क्योंकि मैंने स्टैंड लिया, वो इतना टेढ़ा है कि मुझसे भी ज़्यादा अनस्टेबल है वो. मतलब मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे टेबल में अटैच हो जाए और मैं फिर कॉपी मूव करूँ रैदर देन कैमरा. आई नो मेरी वीडियो शिवर करती है, मुझे ये वाला भी फीडबैक मिला था कि फ़ोन को स्टेबल करके बनाओ, बट लेट मी नो किसी को कोई पता है कि कौन सा वाला टूल यूज़ कर सकती हूँ मैं, या कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ लेट मी नो. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 25 इज MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. MNCs आर कंपनीज हैव ऑपरेशंस इन मोर देन वन कंट्री. ठीक है. क्योंकि पता है मैं ये प्लान कर रही हूँ कि जैसे ये वाले एग्जाम के लिए अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ ना, एंड लेट मी नो एग्जाम के बाद कैसा फीडबैक आ रहा है, क्योंकि हर दिन 50 क्वेश्चन होंगे. इसका मतलब हम अप्रॉक्सीमेटली 1250 क्वेश्चन कर देंगे एग्ज़ाम तक. और 1250 क्वेश्चन अगर आप करके जा रहे हो ना, तो आप सोच के देखो कि फाड़ क्या हो गया पेपर में लिटरली. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको प्रोसेस करूँ और आने वाले टाइम में क्लासेस भी लेके आऊँ. ठीक है. तो लेट मी नो कि मैं कैमरे को स्टेबल कैसे करूँ. आपस पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. MNCs का क्या है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनीज आर दैट ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री. ठीक है. अब हम आ गए FDI पे. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया बाय MNCs कैन कंट्रीब्यूट टू. किस में कंट्रीब्यूट करते हैं ये? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड जॉब क्रिएशन, राइट. देन वी हैव 27. अ पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ MNC ऑपरेटिंग इन इंडिया इज पोटेंशियल कॉम्पिटिशन फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. ठीक है. Then we have question number 28. Repatriation of profit by MNCs refers to returning profit earned in the host country to the MNC of the home country. मतलब यहाँ से कमा के आप अपने कंट्री में वापस ही दे देंगे वो लोग, और मोस्टली होता भी यही है. Then we have question number 29. The regulatory environment in India aims to provide a level playing field for both domestic and foreign countries. Then we have question number 30. The key factor influencing the demographic डिवाइड इन इंडिया. कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डेमोग्राफिक डिविडेंड करता है? अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन वर्किंग एज ग्रुप. कौन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है? हमारे ग्रुप, एज ग्रुप वाले. ठीक है. हम ही है ना अभी वर्किंग पॉपुलेशन और यंगेस्ट पॉपुलेशन भी. Then 31 is the primary sector contributes to Indian GDP has been. Over the time ये डिक्लाइन हुआ है और ये बात याद रखने वाली है. ठीक है. प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का पहले बहुत बड़ा रोल होता था, रोल अभी भी है, आई वोंट डिनाई इट, बट पहले से डिक्लाइन हो गया. देन वी हैव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैन लेड टू. अगर हम इन्वेस्ट करें ना ह्यूमन कैपिटल में, इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट भी होगा. देन क्वेश्चन नंबर 33. India trade policy aims to balance promoting export and managing import to benefit the domestic economy. Then we have the role of MNC in India development में क्या include होता है? Bringing in capital, technology, globe best practices. Then we have which economic model is often used to analyze the dualistic nature of developing economies with a traditional agriculture sector and a modern industrial sector. ये कौन सा मॉडल है? ये है लुइस मॉडल.
देन मॉडल्स एक बार पढ़ लेना, राइट, और थ्योरीज भी. ज्योग्राफिक फैक्टर्स लाइक हिमालयन टेरेन इन उत्तराखंड कैन पोज चैलेंजेस फॉर. किस चीज़ के लिए चैलेंजेस आते हैं? इसमें आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी, क्योंकि उस रीजन में जाके नेटवर्क आते ही नहीं हैं. द ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन लेड टू, इससे क्या होगा? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा और लॉन्ग टर्म में ये हमें इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगी. देन वी हैव गवर्नमेंट इंसेंटिव्स लाइक स्किल इंडिया एम्स टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ, किसको टारगेट करते हैं ये? अनएम्प्लॉयड लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स. ठीक है. इंडिया इमर्ज विद WTO रिक्वायर्ड इट टू adhere to agree upon the trade rules and regulation. WTO का क्या ही है मेन? वो यही चाहते हैं ना सब एक लाइन पे चले, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए चले. नाउ वी हैव MNCs. MNCs कैन फेस क्रिटिसिज्म इन इंडिया फॉर इशू रिलेटेड टू, जो वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर. और दूसरा टैक्स अवॉइडेंस, सभी टैक्स से बचना चाहते हैं, कोई देना ही नहीं चाहता. नाउ वी हैव द डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शंस थ्योरी. इट सजेस्ट दैट एज कंट्री डेवलप moves through stages characterized by change in, देखो डेमोग्राफिक में डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों आएगा तो बोथ है. नाउ वी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स क्रूशियल फॉर इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी. सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है? वो है कोल, नॉन रिन्यूएबल है ये. द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, हमारी क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? हमारे एजुकेशन पे, हमारी हेल्थ पे और हमारे स्किल्स पे. और हाँ, एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में अपनी हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखना. पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी अगर बीमार हो जाओगे लास्ट दिन में तो, सच में. इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफन इंक्लूड मेजर्स टू प्रमोट स्पेसिफिक सेक्शंस थ्रू इंसेंटिव्स एंड सपोर्ट. ये करती है गवर्नमेंट. किसी सेक्शन को अगर उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाना होता है ना, तो उसमें इंसेंटिव्स देते हैं, सपोर्ट करते हैं. ठीक है. द एंट्री ऑफ MNC कैन लेड टू डिफ्यूजन ऑफ, देखो प्रॉब्लम हो सकती है हमारे उनको, लेकिन इससे क्या होगा? इससे नई टेक्नोलॉजी आएगी और मैनेजमेंट प्रैक्टिस होंगे. ठीक है. नाउ वी हैव अ रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन कैन पुट प्रेशर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द डेवलपिंग कंट्री. रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन से क्या क्या प्रेशर में आएगा? एजुकेशन सिस्टम आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा और हेल्थ केयर सर्विसेज आएंगी. जैसे अभी हमारी कंट्री का हाल है वही हो जाएगा. मतलब अगर आपने पढ़ा हो तो हम हमेशा यही बोलते हैं हम तो डेवलपिंग या रास्ते में ही हैं. हम 5 ईयर प्लान तो हमने बनाया बट कहाँ ही चले वो इतने ज़्यादा. ठीक है. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 47. सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज क्रूशियल फॉर ensuring long-term economic and environmental well-being. Then we have investment in vocational training and development can help. इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना. Now we have 49. India's stay at WTO often involves advocating from interest of developing countries and fair trade practices. ठीक है. Then we have last question. The primary objective of monetary policy. Monetary policy सब कुछ पैसा पैसा. Which of the following is the primary objective of monetary policy? है price stability and support करती है economic growth को. तो ये है हमारे आज के 50 क्वेश्चन. Let me know आपके क्या क्या कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए हैं. ठीक है. So thank you. Keep watching. Keep supporting. Take care and keep studying.